प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का दिगंत भाग 2 बुक से गद्यखंड से चैप्टर नंबर 1 है, जिसका की नाम है बातचीत। आज हम लोग बातचीत चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो भाई आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखिएगा। और इस चैप्टर से मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं उसको आप अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही क्लास हम आपके लिए डेली लाते हैं भाई, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए देखिए पहला नंबर सवाल को देखते हैं। और ये रहा आपके सामने पहला नंबर सवाल। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बातचीत शीर्षक पाठ क्या है? बताओ जी, बातचीत जो पाठ है वो क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या फिर ललित निबंध है? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बातचीत जो पाठ है वो एक प्रकार का ललित निबंध है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बातचीत पाठ के लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट, जिसका कि जन्म हुआ था 23 जून 1844 को और 20 जुलाई 1914 को इसका निधन हो गया था। ओके, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? अब बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बातचीत जो पाठ है वो एक प्रकार का क्या है? तो निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम पूछा गया कौन है? बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर मोहन राकेश। तो बातचीत पाठ के लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से यानी कि बातचीत जो पाठ है उसके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाह रहे हैं, ये पूछा गया है। बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या इनमें से कोई नहीं? तो बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3 का ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो यह उमड़ा चला जाता है दो हम सहेलियों की बातचीत में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने पांचवा नंबर सवाल। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? आप बताओ जी, पिताजी का नाम पूछा गया, किसके पिताजी का? तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम पूछा गया है। तो पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और माताजी का नाम क्या था? तो पार्वती देवी। इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? भाई बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे वो क्या थे? बताओ, व्यापारी थे, शिक्षक थे, समाज सेवी थे या फिर चिकित्सक थे? क्या थे भाई? तो वो एक प्रकार के व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 6 का बी इज द राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल देखिए। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं इस चैप्टर से, इसलिए सारे प्रश्नों को आप याद रखते चलना। देखो 7 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है। बालकृष्ण भट्ट के माताजी का क्या नाम था? माताजी का नाम पूछा तो पार्वती देवी, अभी तो मैंने बताया। तो 7 का क्या लगा रहे हो आप लोग? 7 का ए लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना आप सभी। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? भाई उन्हीं के माताजी पार्वती देवी ने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। वैसे भी आप लोग देखते होंगे, आपके भी माता पिता आपके मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाते हैं कि भाई पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, अभी इतना मौका मिल रहा है, अच्छा मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, तो पढ़ाई जरूर करो भाई। इसलिए खूब मन लगा के पढ़ाई कर लो और रिजल्ट आपका अच्छा ही होगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। क्या करा? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछा गया कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म पहले ही मैं बता चुका है, 23 जून 1844 को हुआ था। और निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 को क्या हुआ था? तो निधन हो गया था। इसको भी आप याद रखना। ओके, चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, क्या करा है। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? निधन पूछा गया भाई, मृत्यु पूछा गया। बालकृष्ण भट्ट का निधन यानी कि मृत्यु कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 को इसका निधन यानी कि मृत्यु हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 10 का सी लगा रहे हो क्या आप लोग? फटाफट से आप लोग आंसर को लगाते चलो भाई। देखते हैं आज कौन कौन से बच्चे हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं और 35 में कितना सही कर पाते हैं। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? निवास स्थान पूछा गया किसका? तो बालकृष्ण भट्ट का। तो वो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में।
ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। अब बताओ आप सभी, बातचीत शीर्षक निबंध के जो निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट, वो मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे, तो 1000 के आसपास, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। 12 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, क्या बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है, तो वो बातचीत के जरिए, बातचीत करके। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहस करके नहीं होगा, झगड़ा करके भी नहीं होगा और हंसने से भी नहीं होता है। बस बातचीत के जरिए हम लोग जो कुछ कहना चाहते हैं वो एक दूसरे को कह पाते हैं। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है। पहले तो भाई ये याद रखना कि जैसा काम, अगर पूछे कि जैसा काम वैसा परिणाम पाठ की कौन सी विधा है, तो प्रहसन है, याद रखिएगा। और यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 14 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखना आप सभी। ओके चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर जो रचना है वो किस लेखक के द्वारा रचित है, बताओ आप सभी। तो 15 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखना, आप सभी चैप्टर वाइज करते चलेंगे और सारे चैप्टर को भाई खत्म करेंगे और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाएंगे। इसलिए चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो आप लोग तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या करा, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना। संयोगिता स्वयंवर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयोगिता स्वयंवर पूछे तो आप श्रीनिवास दास लगा देना। अगर पूछे दमयंती स्वयंवर, एक और पूछा जाता है कि दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है। भाई दमयंती स्वयंवर अगर पूछे, स्वयंवर पूछे, दमयंती स्वयंवर पूछे तो आप लगा देना बालकृष्ण भट्ट। लेकिन यहाँ पूछा गया संयोगिता स्वयंवर, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नहीं है पूछा गया, भाई यहाँ नहीं देख के आंसर लगाना। नहीं है तो नूतन ब्रह्मचारी तो है, ये तो है, 100 अजान 100 जान ये भी है, सद्भाव का भाव ये भी है, लेकिन ये परीक्षा गुरु कहाँ से घुस गया बीच में। 17 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि बालकृष्ण भट्ट की रचना है ही नहीं भाई, इसलिए ऑप्शन डी लगा लो। ओके चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है पूछा गया है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है, तो रेल का विकट खेल करेक्ट आंसर है, क्योंकि कछुआ धर्म जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, और रेणुका जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। अगर आपसे पूछे कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो वो थे भारतेंदु युग के। अगर पूछे काल तो आधुनिक काल लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है, तो वो होता है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 20 का डी इज द राइट आंसर। ओके चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तर्क होता है, जिज्ञासा होता है, आत्मीयता होता है, या फिर प्रवाहपूर्ण भाषा होता है। वो आत्मीयता होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 21 का सॉरी सी होगा भाई, क्योंकि 21 में हमने सी बताया है तो सी ही होगा। तो कौन सा, तो सी ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि आत्मीयता होना चाहिए, यानी कि अभी तो मैंने बताया आत्मीयता मतलब अवाक होकर खुद से बातचीत करना, खुद पर होना। ओके चलिए 22 नंबर सवाल देखिए क्या करा, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। मासिक पत्र निकाला था बालकृष्ण भट्ट ने, कौन सा, तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आप सभी 23 नंबर सवाल देखिए क्या करें, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो फ्राइडे के मुख से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार। भाई अभी तो मैंने बताया, अगर काल पूछे तो क्या लगाओगे, आधुनिक काल लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। 24 का डी करेक्ट आंसर है। ओके चलिए 25 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे। नहीं थे पूछा गया है, तो अब लगाओ क्या होगा। बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, पत्रकार नहीं थे, महाकाव्य नहीं थे, निबंधकार नहीं थे, या फिर आलोचनाकार नहीं थे, तो वो महाकाव्यकार नहीं थे। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 25 का बी इज द राइट आंसर। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए क्या करा, किसने कहा है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसने ये कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है, भाई उसके गुण और दोष प्रकट होते हैं, तो वो कहा है बेन जॉनसन साहब ने। ऑप्शन ए सही जवाब है।
और एक एडिसन साहब कहे थे कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसने कहा था? तो यह हमारे कहे थे एडिसन साहब ने, अभी मैंने बताया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, बालकृष्ण भट्ट के समय कौन-कौन साथी साहित्यकार थे? इसका राइट आंसर बताएंगे आप सभी कि बालकृष्ण भट्ट के समय कौन-कौन साथी साहित्यकार थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भी थे, राधा शरण गोस्वामी भी थे, प्रताप नारायण मिश्र भी थे और प्रेमघन भी थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का, याद रखना आप सभी। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए भाई, बहुत कम क्वेश्चन अब बचा है, फटाफट से आंसर लगाते चलो, याद करते चलो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है? तो वो क्या है? एडिसन और स्टील से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, चमनिस्तान शब्द का अर्थ क्या होता है? चमनिस्तान का जो अर्थ होता है वो होता है हरे भरे बागों का इलाका। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा 30 का। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? अगर हमारे पास वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। हम किसी दूसरे को अपना दुख या फिर दूसरा कोई हमें अपना दुख नहीं सुना सकता था, इसलिए ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा, वाक शक्ति होते। ओके चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो है? स्पीच, वक्तृता और बातचीत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी? बालकृष्ण भट्ट कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी? तो वो दिया था 1867 में, जो कि ऑप्शन सी में आपका दे दिया गया है। करेक्ट आंसर है 33 का। ओके चलिए फिर 34 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, ये रहा आपके सामने, बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना कब की थी? अब बताओ, बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर, यानी कि आपको पता होगा कि संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है और यह कठोर आलोचना हुआ था 1886 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और किसने किया था? तो बालकृष्ण भट्ट ने किया था, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर सवाल और इस चैप्टर से लास्ट सवाल मैं लाया हूं 35 ऑब्जेक्टिव। देखो रसातल यात्रा बालकृष्ण भट्ट की कैसी कृति है, मतलब कैसी रचना है? बताओ आप सभी, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है या फिर प्रहसन है? 35 का जवाब बताओ आप सब। तो 35 का कौन सा होगा? तो उपन्यास हो जाएगा। करेक्ट आंसर लगा लो आप सभी, उपन्यास इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके तो चलिए इस चैप्टर से हमने 35 ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया, जो जो मैंने आपको करा दिया। बस आपका ये दायित्व है कि इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना और इस चैप्टर से जितना भी दिया हूं उसको आप मतलब अपने दिमाग में सेट करना। भाई एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा इस चैप्टर से आने वाला। ओके जी, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ, बिल्कुल फ्री क्लासेस दिए जाते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में।